फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एड्यूरेका के हिंदी चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स और ये आपको हेल्प करेगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और अच्छे से समझने में। तो आज के सेशन का फोकस यही होगा कि कैसे आप इजी वेज में पाइथन सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के एजेंडा के साथ। तो पहले हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, फिर हम देखेंगे कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे ये काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन का एक ओवरव्यू एंड बताएंगे कि पाइथन में कोड लिखना कितना आसान होता है। और फिर फाइनली हम पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कोड्स के साथ एंड कैसे वो काम करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले पाइथन के इंट्रोडक्शन के साथ। ये तो सबको पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये एक बहुत ही पावरफुल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाया था गुडो वैन रॉसम ने। और ये पाइथन नाम भी एक टीवी शो से इंस्पायर था जो रॉसम को बहुत पसंद था। तो आगे बढ़ते हैं। पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन क्यों? कुछ साल पहले लोगों ने ये अज्यूम किया था पाइथन फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज बनने वाली है, और ऐसा हुआ भी। अभी पाइथन एक बहुत फेमस और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब भी हम कोई नया लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना और कैसे यूज करते हैं वो जानना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसको सीखने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती। अगर मुझे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़े सीखने के लिए, तो डेफिनेटली मैं पाइथन सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि ये सीखना सबसे आसान होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग में एक बिगिनर हो तो पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, और इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है समझने में। ये एक रीजन है कि लोग पाइथन को चूज करते हैं दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में। पाइथन के लाखों हैप्पी लर्नर्स हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी है। आई होप कि आज इस पाइथन ट्यूटोरियल के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। तो पाइथन के कुछ यूनिक फीचर्स है जो इसे बहुत पॉपुलर बनाता है। देखते हैं ऐसे कुछ यूनिक फीचर्स पाइथन के। तो पहला फीचर ये है कि पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इसे सीखना बहुत इजी है। इस लैंग्वेज का सिंटैक्स पढ़ने, लिखने और समझने में बहुत सिंपल है दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस या फिर सी शार्प। अब पाइथन में प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको सिंटैक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, और बिगिनर्स के लिए पाइथन एक बहुत ही फेवरेबल लैंग्वेज है। दूसरा फीचर ये है कि पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन को आप फ्री में यूज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कमर्शियल यूज के लिए भी। और सिर्फ यही नहीं, आप पाइथन के सोर्स कोड्स को भी चेंज कर सकते हैं। पाइथन कम्युनिटी का यही मोटिव है कि हर एक नए वर्जन में कुछ अलग और नया हो। अब तीसरा फीचर है पोर्टेबिलिटी। पाइथन प्रोग्राम्स को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में मूव कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के। ये हर एक प्लेटफॉर्म में इजीली रन कर सकता है, जैसे कि विंडो, मैक ओएस और लिनक्स। अब नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंडेबल एंड एम्बेडेबल। तो अगर किसी एप्लीकेशन को हाई परफॉर्मेंस की जरूरत है, हम पाइथन कोड्स को किसी भी सी या सी प्लस प्लस कोड पीसेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए। अगला फीचर ये है कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस में मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन एक मुश्किल टास्क है, लेकिन पाइथन में ये सब बहुत इजीली हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही हम एक पाइथन कोड रन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उस कोड को कन्वर्ट कर देता है जो आपका कंप्यूटर समझ सके। अब नेक्स्ट फीचर है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जिससे प्रोग्रामर को बहुत आसानी होती है कोड लिखने में। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको एक MySQL डेटाबेस कनेक्ट करना हो एक वेब सर्वर पे, तो आपको बस import MySQL DB सिंटैक्स यूज करना है इस लाइब्रेरी के लिए। और पाइथन के सारे लाइब्रेरीज टेस्टेड हैं, तो एप्लीकेशन ब्रेक होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। फाइनली अगला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी होता है, क्योंकि आप उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये थे पाइथन के कुछ यूनिक फीचर्स।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको पाइथन क्यों सीखना चाहिए। तो पाइथन बेसिकली एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट जिसमें जैंगो और बॉटल यूज होता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस भी कर सकते हैं ऑरेंज और सिंपल नंपाई के साथ, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है जो पाई गेम जैसे एप्स में यूज होता है। अब पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान होता है और इसमें कोड्स भी बहुत छोटे होते हैं। इससे ये फायदा होता है कि प्रोग्रामर को सिंटैक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं चार और ऐसे रीजंस के बारे में कि क्यों आपको पाइथन सीखना चाहिए। तो पहला रीजन ये है कि पाइथन में कोड लिखना बहुत मजेदार है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, फिर भी आपको ये कोड देखते ही समझ आ जाएगा कि ये प्रोग्राम दो नंबर्स ऐड करने के लिए और इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए है। दूसरा रीजन ये है कि पाइथन में वेरिएबल टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है और उसमें सेमीकोलन यूज करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन पाइथन में सही इंडेंटेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है, और यही रीजन है कि पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट रीजन ये है कि पाइथन में आप ग्रेटर फंक्शनैलिटी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, वो भी बहुत कम लाइनों में। अब पाइथन बेसिक्स सीख जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये लैंग्वेज क्या क्या कर सकता है। एक टिक टैक टो गेम भी है जो बस 500 लाइन का है जो पाइथन में लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, पाइथन की सपोर्टिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत ऐसे एक्टिव फोरम्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इस लैंग्वेज में। एड्यूरेका में आपको ऐसे बहुत वीडियोस और ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हुआ या प्रॉब्लम आई पाइथन सीखने में। तो ये था पाइथन का ओवरव्यू और कुछ रीजन कि आपको पाइथन क्यों सीखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइथन इंस्टॉलेशंस और रनिंग कैसे होते हैं। अब पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बहुत सिंपल और इजी है। कुछ 5-6 स्टेप्स हैं जिसे आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले आपको पाइथन के ऑफिशियल डाउनलोड पेज में जाकर डाउनलोड पाइथन 3.6 पे क्लिक करना है। और भी नए वर्जन्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड कंप्लीट हो गया हो तो बस फाइल को डबल क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए इंस्टॉल करने के लिए। जब पाइथन इंस्टॉल हो जाता है तब उसके साथ आइडल नाम का एक प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो जाता है जो कि GUI प्रोवाइड करता है ग्राफ्स के लिए। और आइडल में फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए इन न्यू विंडो और अपना फाइल क्रिएट कर लीजिए। फिर वहां पे आप अपना पाइथन कोड लिख सकते हैं और उसको .py एक्सटेंशन के साथ सेव कर ले। बस उसके बाद मॉड्यूल में जाके अपना कोड रन कर सकते हैं। एक और वे है ये करने के लिए जो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। गूगल कोलैबोरेटरी बोल के एक प्लेटफॉर्म है जो कि जुपिटर नोटबुक जैसा ही है और क्लाउड में होस्टेड है। ये कोड इंस्टेंटली ड्राइव पे सेव हो जाएगा और आप ये कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर IDEs जो हम यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो PyDev, PyCharm, Notepad++ कुछ ऐसे IDEs हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक है तो आप ब्लूफिश यूज कर सकते हैं। कोमोडो और VIM भी ऐसे कुछ IDEs हैं जो हम पाइथन कोडिंग के लिए यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग क्या होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे, पाइथन को हम डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन पे, पर ये कंपाइलेशन कैसे होता है। तो अगर हमारे पास एक सोर्स कोड है जावा में, जैसे कि hello.java, जो कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और hello.class बन जाता है। अब ये hello.class किसी भी मशीन में चल सकता है और हमें उसका आउटपुट भी मिल जाएगा। तो ये होता है कंपाइलेशन। अब इंटरप्रिटेशन कंपाइलेशन से थोड़ा अलग होता है। अगर हमारे पास एक सोर्स कोड है जैसे कि hello.py, तो वो डायरेक्टली हमें एक आउटपुट दे देता है बिना कोई एग्जीक्यूशन फेज के, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये था कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पाइथन सीखने में हेल्प करेगा। तो पहले बात करते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशन एक डेटा वैल्यू है या फिर एक सेट ऑफ एक्सप्रेशन है जो वैल्यू कंप्यूट करने में आपकी हेल्प करेगा। कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि 1 + 4 × 3 भी एक एक्सप्रेशन है जिसका हम आउटपुट निकाल सकते हैं।
अब ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। मॉड्यूलस ऑपरेटर्स भी होते हैं जो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंस के बारे में। तो 1 + 3 × 4 13 होता है। लेकिन अगर हम 1 + 3 को पैरेंथेसिस के अंदर डाल दें तो इसकी वैल्यू चेंज होके 16 हो जाती है, क्योंकि तब पहले 1 + 3 कैलकुलेट होता है जो कि 4 है, और फिर हम उस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। तो ये था प्रेसिडेंस। अब देखते हैं कुछ बेसिक मैथ कमांड्स जो पाइथन में अवेलेबल है। तो पहला है एबीएस जो एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफाइन करती है। नेक्स्ट है सीलिंग। सीलिंग से हम नंबर्स को राउंड अप करते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है 1.5 तो सीलिंग उसको राउंड अप करके 2 बना देती है। नेक्स्ट है कोसाइन। अब इस कमांड से हम कोसाइन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इन रेडियन। अगला कमांड है फ्लोर। तो फ्लोर बेसिकली सीलिंग का ऑपोजिट है। और भी बहुत सारे ऐसे मैथ कमांड्स हैं जैसे कि log to the base 10, मैक्स और मिन, जिससे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। राउंड कमांड से हम एक नंबर को उसके नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड अप कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1.9 है तो उसे हम राउंड अप कर सकते हैं एज 2, और अगर वो वैल्यू 1.1 है तो उसे हम 1 पे राउंड अप कर सकते हैं। साइन और स्क्वायर रूट भी दो ऐसे मैथ कमांड्स हैं। पाइथन में दो और कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे कि e जिसका वैल्यू है 2.718 और पाई जिसका वैल्यू है 3.1415। तो ये थे कुछ मैथ कमांड्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल हमें नेम्ड मेमोरी प्रोवाइड करती है जिसमें हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है और उसका रिजल्ट कंप्यूट करना है हमें, तो हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x = 5 है और GPA = 3.14। तो यहाँ पे x और GPA दोनों वेरिएबल नेम्स है। 5 और 3.14 उन वेरिएबल्स के वैल्यूज है, और उस वेरिएबल के वैल्यू को हम एक एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डेटा टाइप्स पाइथन में। तो पहला डेटा टाइप है इंटीजर। तो ये डेटा टाइप हम यूज करते हैं नंबर्स के लिए। अगर हम एक इंटीजर में कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये सिर्फ पॉइंट से पहले वाला पार्ट कंसिडर करेगा और पॉइंट के बाद जो भी है उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब फ्लोट डेटा टाइप यूज होता है फ्लोटिंग नंबर्स के लिए। ये इंटीजर का ऑपोजिट है जो पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज को भी कंसिडर करता है। नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स। अब पाइथन में हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। हम ट्रिपल डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। तो ये थे पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट स्पेस के बारे में। ये बस एक ब्लैंक स्पेस है, बट ये पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में कोड लिखने के लिए। हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमेशा स्लैश यूज करना होता है। पाइथन में कोई ब्रेसेस नहीं है ब्लॉक्स अलग करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करें। पाइथन में हम कोलोन्स यूज करते हैं न्यू ब्लॉक्स के लिए, जैसे कि फंक्शन डेफिनेशंस और क्लॉजेस। अब देखते हैं कमेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन में। अब कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं कोड समझने के लिए। तो पाइथन में हम बस हैश यूज करते हैं कमेंट्स लिखने से पहले। जब हम हैश यूज करते हैं तो वो पूरी लाइन इग्नोर हो जाती है क्योंकि वो एक कमेंट बन जाता है। तो अब देखते हैं असाइनमेंट्स क्या होता है पाइथन में। तो आपको पता है कि हम वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक रेफरेंस क्रिएट करती है सारे वेरिएबल नेम्स के लिए। तो पाइथन में नेम्स इंट्रिंसिक टाइप नहीं होते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स होते हैं। तो पहले हम एक नाम क्रिएट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में। वो रेफरेंस फिर डिलीट हो जाता है वाया गार्बेज कलेक्शन जब कुछ भी आउट ऑफ स्कोप पास होता है। तो अब बात करते हैं ऐसे कुछ बड़े कंपनीज के बारे में जो पाइथन यूज करते हैं। गूगल, नासा, फायरफॉक्स, फेसबुक, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स जैसे कुछ बहुत बड़े कंपनीज पाइथन यूज करते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए। तो चलिए अब देखते हैं पाइथन के कुछ नेमिंग रूल्स। तो पाइथन नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं एंड कोई भी नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हम या तो लेटर या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब पाइथन में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जैसे कि एंड, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू और भी बहुत हैं जो हम वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं कर सकते।
अगर ये रिजर्व्ड वर्ड्स यूज किए आपने अपने वेरिएबल नेम के लिए तो आपको ये एरर दिखाएगा। तो पाइथन में 3 रेकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशंस हैं। ये नेमिंग कन्वेंशंस हमारा काम आसान करने के लिए बनाए गए हैं। हम जॉइंट अंडरस्कोर लोअर यूज करते हैं फंक्शंस, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स के लिए। ऑल कैप्स भी यूज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स के लिए। एक और है स्टडली कैप्स जो हम यूज करते हैं क्लासेस के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक इजी वे असाइनमेंट्स के लिए। अब पाइथन में हम एक से ज्यादा वेरिएबल नेम्स साथ में असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू होगा 2 और y का वैल्यू है 3। इसमें स्वैपिंग भी बहुत इजी हो जाता है। हम x और y की पोजीशंस चेंज करके उन दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि x, y इक्वल्स टू y, x, जिससे इन दोनों की वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। हम वैल्यूज को चेन्ड असाइनमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि a, b और x की वैल्यू सेम हो तो आप a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, जिससे कि a, b और x तीनों की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट नेम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं पाइथन में। अगर हम कोई भी नेम एक्सेस करना चाहते हैं उसके प्रॉपरली क्रिएट होने से पहले ही तो एक एरर रेज हो जाता है। लेकिन जब हम फिर से उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हो जाता है और एरर हट जाता है। अब देखते हैं कास्टिंग क्या होता है। तो कास्टिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंट टू फ्लोट या फिर फ्लोट टू इंट कन्वर्जन करना हो पाइथन में तो आप कास्टिंग यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं जहां कास्टिंग यूज कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू इंट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। और अगर हम इंट 2.8 असाइन कर रहे हैं तो ये सिर्फ 2 प्रिंट करेगा क्योंकि इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट z में भी हमने इंट 3 वैल्यू लिखा है बट 3 हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। बट ये फिर भी इसको 3 एज अ नंबर ही प्रिंट करेगा क्योंकि हमने इंट डिक्लेयर किया हुआ है। सेम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में जहां हमने फ्लोट यूज किया है, फर्स्ट x की वैल्यू है फ्लोट 1 तो इसके आगे एक पॉइंट 0 लग जाएगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। और बाकी x, y, z, w सारे वैल्यूज एज फ्लोट वैल्यूज ही प्रिंट होंगे। थर्ड एग्जाम्पल में x, y, z तीनों की वैल्यूज एक स्ट्रिंग में ही प्रिंट होंगे। जैसे कि एक सिंगल कोट या डबल कोट से हम एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो तीनों के आउटपुट्स हमें एक स्ट्रिंग में ही मिलेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाइथन एक बहुत ही इजी और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन में कोड लिखना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग इन पाइथन। यहाँ पे मैं गूगल कोलैबोरेटरी यूज करूंगी पाइथन कोड्स एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना गूगल कोलैबोरेटरी कनेक्ट कर लिया है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स के साथ। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि पाइथन में डबल कोट और सिंगल कोट सेम है, दोनों ही स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है कि हमने एक वेरिएबल a लिया है जिसमें हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है एज हेलो वर्ल्ड और प्रिंट के टाइम हमने लिखा है a1। तो देखते हैं ये a1 क्या प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं a1 ने e प्रिंट किया है। अब आप सोच रहे होंगे e क्यों? बिकॉज पाइथन में हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ना कि 1 to n। यहाँ पे हम 0 to n-1 तक जाते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू है 0, e की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 2 एंड सो ऑन। तो जब भी हम a1 प्रिंट कर रहे हैं तो हमें e एज एन आउटपुट मिल रहा है। अब देखते हैं कैसे हम एक सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक और वेरिएबल b है जहां हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है एज हेलो वर्ल्ड। अब हम प्रिंट करेंगे b2:5। अब देखते हैं ये 2:5 क्या है। तो इससे हम सिर्फ पोजीशन 2 से लेके पोजीशन 5 तक ही प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है जब हम ये कोड रन करते हैं। तो जैसे ही हमने ये प्रिंट किया हमारा आउटपुट है LLO, दैट इज हमारे पोजीशन 2 से 5 तक ही प्रिंट हुआ है। अब 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा तो हमें सिर्फ 2, 3, 4 ही दिखेगा आउटपुट में। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिप मेथड। अब ये स्ट्रिप मेथड हमारे व्हाइट स्पेसेस रिमूव करता है स्ट्रिंग के बिगिनिंग या फिर एंड से। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है जब हम ये कोड रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डबल कोट्स के बाद स्पेस है, फिर हेलो कॉमा वर्ल्ड
और फिर स्पेस और डबल कोट है। तो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो सारे व्हाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड है लेन मेथड। अब लेन मेथड से हम एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू है 13। तो जैसे ही हम प्रिंट LENA करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है 13, जो कि हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है। नेक्स्ट मेथड है द लोअर मेथड। अब लोअर मेथड से हम हमारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, हमारा पूरा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है अपर। अब अपर मेथड लोअर का ऑपोजिट है। सो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, हमारा पूरा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस मेथड। अब जैसे कि हमारे स्ट्रिंग में अगर कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वैल्यू हमें रिप्लेस करना हो, तो हम ये रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। तो हम a डॉट रिप्लेस यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें हेलो वर्ल्ड में h को j से रिप्लेस करना हो, तो पहले हम स्ट्रिंग में h लिखेंगे और फिर उसको j से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे, तो हमारा हेलो वर्ल्ड चेंज होके जेलो वर्ल्ड बन जाएगा और यहाँ पे हमारा h j से रिप्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड से हम एक स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ये एक ही स्ट्रिंग है और अगर अब हमें इसे दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना हो, तो हम ये स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। तो ये स्प्लिट मेथड को कहीं भी अगर सेपरेटर मिल जाए, तो वो वहीं पे एक स्ट्रिंग को दो सब स्ट्रिंग्स पे स्प्लिट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है हेलो कॉमा वर्ल्ड। तो अगर हम ये कोड रन करेंगे, तो हमारे पास दो अलग सब स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। पहला वाला होगा हेलो और दूसरा होगा वर्ल्ड। तो ये दोनों स्प्लिट होके दो अलग स्ट्रिंग्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन लिस्ट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पाइथन ऑपरेटर्स क्या है। हम ये ऑपरेटर्स कॉमन मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ऑपरेटर्स पाइथन में। तो पहले बात करते हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो कुछ कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। सो प्लस से हम एडिशन करते हैं, माइनस से सब्ट्रैक्शन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास है डिविजन ऑपरेटर और फिर है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? जैसे कि अगर हम डिविजन कर रहे हैं 4/2, तो हमारा कोशेंट होगा 2, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर होगा 0। तो ये मॉड्यूलस वैल्यू वही रिमाइंडर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ये हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू का पावर फाइंड करने के लिए। जैसे कि 2 पावर 2 होता है 4, तो ये ऑपरेटर यूज करते हैं हम एक्सपोनेंशिएशन वैल्यू के लिए। एक और ऐसा ऑपरेटर है जैसे कि फ्लोर डिविजन। सो ये थे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये सब कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि पहला है इक्वल। सो अगर हम x इक्वल टू 5 लिखे, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 5 डिक्लेयर कर दी है। अब ये प्लस इक्वल क्या है? तो अगर हमें ऐसा कुछ लिखना हो जैसे कि x इक्वल टू x प्लस 3, तो हम इसे शॉर्ट में x प्लस इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। सेम हम माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इनटू, एंड इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। लास्ट के दो है हमारे शिफ्ट इक्वल ऑपरेटर्स। तो अगर हमें x की वैल्यू शिफ्ट करनी हो लेफ्ट या फिर राइट, हम ये शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। पहला वाला है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जहां हम x को शिफ्ट कर रहे हैं राइट, और दूसरा है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। तो ये थे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम देखेंगे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे कि इक्वल इक्वल हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है। अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, जैसे कि x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 है, और हमें चेक करना है कि x और y की वैल्यू सेम है कि नहीं, तो हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। दूसरा है हमारा नॉट इक्वल। तो ये इक्वल का ऑपोजिट है। जैसे कि अगर कोई दो वैल्यू सिमिलर ना हो, तब हम ये नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। और भी कुछ ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू। ये सब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
अब एंड और नॉट तीन तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है, जैसे कि x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। और अगर हमारी x की वैल्यू सपोज 2 है तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है और कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है। और तीसरा है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर बेसिकली रिजल्ट को रिवर्स कर देती है। अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। दो और ऐसे ऑपरेटर्स है पाइथन में, जैसे कि इज और इज नॉट। अब इस ऑपरेटर से हमें ट्रू वैल्यू मिलती है जब हमारे दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट हो, और इज नॉट ऑपोजिट होता है इज का। तो जैसे ही हमारे दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट नहीं हुए तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो x इज y पे हमें इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगी, और x इज नॉट y पे इज नॉट हमें ट्रू रिटर्न करेगी। अब हम देखेंगे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स पाइथन में। तो बिटवाइज ऑपरेटर से हम बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स है एंड और एक्स और नॉट, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट एंड साइन राइट शिफ्ट। अगर हमारे दोनों बिट्स की वैल्यू 1 है तो एंड ऑपरेटर बिट को 1 पे सेट कर देती है। और ऑपरेटर से अगर कोई भी एक बिट की वैल्यू 1 हुई तो वो वैल्यू 1 पे सेट हो जाती है। और जब हम XOR ऑपरेटर यूज करते हैं तब दोनों बिट्स में से कोई एक बिट ही सिर्फ 1 हो सकता है, तभी जाके ये बिट वैल्यू को 1 पे सेट कर देती है। और नॉट ऑपरेटर बेसिकली सारे वैल्यूज को इन्वर्ट कर देती है, जैसे कि कोई भी बिट वैल्यू 1 हो तो उसको 0 कर देती है और 0 को 1। अब ये जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जीरोस पुश करती है फ्रॉम द राइट और सारे लेफ्ट मोस्ट बिट्स हटा देती है। और साइन राइट शिफ्ट में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बिट की कॉपीज को हम लेफ्ट से पुश करते हैं एंड राइट मोस्ट बिट को हम हटा देते हैं। तो ये थे कुछ ऑपरेटर्स पाइथन में। अब चलिए वापस चलते हैं कोडिंग में। अब हम देखेंगे पाइथन लिस्ट्स। तो लिस्ट बेसिकली एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड और चेंजेबल होता है। इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी अलाउड है। पाइथन लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम है दिस लिस्ट इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। तो ये तीनों हो गए हमारे लिस्ट के वैल्यूज जिनको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया है। तो जैसे ही हम ये लिस्ट को प्रिंट करेंगे हमें एप्पल, बनाना और चेरी एज आउटपुट मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम लिस्ट में कैसे आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंडेक्स नंबर को रेफर करेंगे जब भी हमें कोई एक आइटम एक्सेस करना होता है लिस्ट से। तो एक लिस्ट है हमारा जहाँ पे हमारे पास है एप्पल, बनाना और चेरी, और हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट दिस लिस्ट 1। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे ही हम ये रन करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा बनाना, क्योंकि यहाँ पे भी लिस्ट में भी हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो एप्पल की वैल्यू है 0, बनाना की वैल्यू है 1 और चेरी की वैल्यू है 2। तो हमें आउटपुट में मिलेगा बनाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हम कोई आइटम को चेंज कर सकते हैं या फिर आइटम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। तो पाइथन में वैल्यू चेंज करना भी बहुत आसान है। देखते हैं यहाँ पे हम कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी। तो हम इस लिस्ट में बनाना की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं ब्लैक करेंट के साथ। तो ये हम करेंगे दिस लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर जैसे कि 1 जो हमारे बनाना की वैल्यू है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे ब्लैक करेंट के साथ और फिर इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो अब हमारा आउटपुट होगा एप्पल, ब्लैक करेंट और चेरी। तो यहाँ पे बनाना की वैल्यू रिप्लेस हो गई है ब्लैक करेंट से। नेक्स्ट है लूप थ्रू अ लिस्ट। तो अब देखते हैं कैसे हम एक आइटम में फॉर लूप यूज कर सकते हैं। लूप यूज करके हम सारे आइटम्स को 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं इस लिस्ट में। तो जैसे ही हमने ये लिस्ट लिया एप्पल, बनाना और चेरी, हमने एक लूप यूज किया है फॉर x इन दिस लिस्ट और फिर हमने उस x वैल्यू को प्रिंट किया है। तो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं हमें बस हमारा लिस्ट मिल जाता है जहां हमारे सारे वैल्यूज मिल जाते हैं 1 बाय 1। अब नेक्स्ट है कि कैसे हम चेक करें कि कोई आइटम उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे एक लिस्ट हमने क्रिएट किया है दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी।
अब हम कैसे चेक करेंगे कि कोई वैल्यू इस लिस्ट के अंदर है या नहीं? तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि इफ एप्पल इन दिस लिस्ट कोलन प्रिंट यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एप्पल हमारे लिस्ट में है या नहीं। इफ एप्पल इन दिस लिस्ट चेक करता है कि एप्पल नाम का कोई भी आइटम हमारे लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे ही उसको ये वैल्यू मिल जाती है, ये प्रिंट कर देगी यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट। अब नेक्स्ट है कि हम कैसे लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम हमारा लेन मेथड यूज करेंगे, जिससे हमें हमारे लिस्ट की लेंथ मिल जाएगी। तो सेम यहाँ पे फिर से हमारा लिस्ट है एप्पल बनाना चेरी। तो जैसे ही हम प्रिंट लेन दिस लिस्ट करते हैं, हमें आउटपुट में मिलता है वैल्यू 3, बिकॉज हमारे लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें टोटल लिस्ट की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि कितने आइटम्स प्रेजेंट है हमारे लिस्ट में, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी लेन मेथड के थ्रू। अब देखते हैं कि क्या हम कोई दूसरा आइटम ऐड कर सकते हैं हमारे लिस्ट में या नहीं। तो हम ये कर सकते हैं अपेंड मेथड के हेल्प से। तो जैसे ही हम दिस लिस्ट डॉट अपेंड और वैल्यू लिखेंगे कोई भी, तो वो वैल्यू हमारे लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑरेंज लिखा है, तो जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे, हमारी लिस्ट की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज को हमारी लिस्ट में ऐड कर दिया है। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे ही हमारे वैल्यू को इंसर्ट करनी हो, तो हम उसका पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखे दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट 1 ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हमारे इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगी। तब हमारा लिस्ट हो जाएगा एप्पल ऑरेंज बनाना चेरी। अब देखते हैं कैसे हम एक वैल्यू रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से। तो यहाँ पे हम पॉप मेथड यूज करेंगे कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करने के लिए। और अगर हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हो, तो हमारा लास्ट वैल्यू जो होगा लिस्ट में वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे है एप्पल बनाना चेरी और हमने लिखा है दिस लिस्ट डॉट पॉप और कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, तो यहाँ पे जब भी हम ये कोड रन करेंगे, हमारा आउटपुट होगा एप्पल बनाना। ऑटोमेटिकली चेरी हमारे लिस्ट से पॉप आउट हो जाएगा। एक और मेथड है, जैसे कि हम रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक आइटम को हमारे लिस्ट से रिमूव करने के लिए। तो जैसे ही हमने दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना यूज कर लिया यहाँ पे, और ये कोड जैसे ही हम रन करेंगे, हमें सिर्फ एप्पल और चेरी की वैल्यूज मिलेंगी। बनाना ऑटोमेटिकली उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। डेल कीवर्ड से हम पूरे लिस्ट को भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने डेल दिस लिस्ट लिख दिया, तो पूरा का पूरा लिस्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो जब भी हम ये रन करेंगे, हमें कोई लिस्ट वैल्यू नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि सारे वैल्यूज डिलीट हो चुके हैं। एक और मेथड है जो कि है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड भी लिस्ट को एम्प्टी कर देती है। तो जैसे ही हम दिस लिस्ट डॉट क्लियर यूज करते हैं, हमारी पूरी लिस्ट क्लियर हो जाती है और सारे वैल्यूज रिमूव हो जाते हैं। हम यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं एक लिस्ट बनाने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, दिस लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, और यहाँ पे हमने इसको डबल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा है इंस्टेड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे, हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हमारे वैल्यूज सेम ही रहेंगे, जैसे कि एप्पल बनाना और चेरी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट्स कैसे यूज होते हैं पाइथन में। अब हम देखेंगे कुछ बिल्ट इन मेथड्स। पाइथन में ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे कि अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड और भी बहुत